शॉपिंग करते वक्त आपसे अक्सर कैश काउंटर पर मोबाइल नंबर मांगा जाता है, कभी डिजिटल बिल भेजने के नाम पर, कभी लॉयल्टी प्रोग्राम में जोड़ने के लिए। लेकिन अब ये तरीका कानून के खिलाफ हो सकता है। नए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट डीपीटीपी एक्ट के मुताबिक दुकान या कंपनी ग्राहक का मोबाइल नंबर बिना साफ साफ सहमति के नहीं मांग सकती और ना ही उसे जोर से बोलने के लिए कह सकती, क्योंकि ये आपके डेटा को सार्वजनिक जगह पर उजागर करता है। अब कंपनियों को बताना होगा कि नंबर क्यों लिया जा रहा है, कितने समय तक रखा जाएगा और कब डिलीट किया जाएगा। कानून कहता है कि इम्प्लाइड कंसेंट यानी अनुमान से मिली सहमति मान्य नहीं होगी। हर सहमति लिखित या डिजिटल और साफ तौर पर देनी होगी। दुकानदार अगर मोबाइल नंबर ना देने पर सर्विस रोकते हैं तो वो भी गलत होगा। इसके बजाय उन्हें विकल्प देने होंगे, जैसे ईमेल पर बिल भेजना या फिर प्रिंटेड कॉपी देना। ये कानून सिर्फ बड़े रिटेलर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम, हाउसिंग सोसाइटीज, हर उस जगह लागू होगा जहां नंबर मांगा जाता है। डेटा जरूरत से ज्यादा समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक ही, या फिर जब तक उसका मकसद पूरा ना हो। उसके बाद कंपनी को डेटा डिलीट करना होगा। यानी अब भारत में डेटा प्राइवेसी के नियम और सख्त हो रहे हैं, ताकि ग्राहक का नंबर या व्यक्तिगत जानकारी किसी भी तरह का यहाँ पर दुरुपयोग ना हो। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या रिटेलर्स और सोसाइटीज और दुकानदार अपनी पुरानी आदतें बदल पाएंगे, और क्या आम ग्राहक अपने हक के प्रति जागरूक होंगे? आज इसी पर बात करेंगे। बड़े सवाल जो आपके स्क्रीन पे हम फ्लैश कर रहे हैं। क्या आप रिटेल स्टोर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर से फोन नंबर नहीं मांगेंगे? फोन नंबर नहीं देने पर क्या कंज्यूमर को पूरी सर्विस मिलेगी? लॉयल्टी प्रोग्राम के लिए मोबाइल नंबर देना क्या जरूरी होगा? अगर रिटेल स्टोर या मॉल या कोई भी दुकान ने डेटा का गलत इस्तेमाल किया तो क्या कार्रवाई होगी? कौन जिम्मेदार होगा? क्या थर्ड पार्टी को ग्राहक का डेटा बेचने या शेयर करना पूरी तरह से बैन होगा? जिनसे सवाल पूछे जाएंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश चौधरी, साइबर एक्सपर्ट, अरविंद मित्तल, एमडी कोडेक नेटवर्क, रेखा अग्रवाल, कंज्यूमर लॉयर हैं, और मनीष कुमार बहेटी, हॉस्पिटैलिटी एक्सपर्ट हैं, फाउंडर ऑफ फूड फॉर थॉट फेस्ट। आप सभी का स्वागत है। और मनीष जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। क्यों लेते हैं नंबर्स? और कई बार तो हमने ऐसे देखा है कि नंबर ना लेने पर बिल की पेमेंट नहीं की जा सकती। अगर सामान खरीद रहे हैं तो सामान भी खरीदा नहीं जा सकता। ऐसा हुआ है लोगों के साथ, हालांकि नहीं होना चाहिए। और मैं रेस्टोरेंट्स और कैफेज की बात ही नहीं कर रही हूँ, आप रिटेल स्टोर्स पे भी अगर चले जाइए, वहां पर भी यही होता है। क्या किया जाता है उस नंबर का? कविता, ये एक जब से कनेक्टिविटी बढ़ी है और मोबाइल फोन या मोबाइल टेलीफोनी की पेनिट्रेशन हर जगह पहुंच चुकी है, एज वी ऑल नो। हर कंपनी को लगता है कि सबसे सुंदर, सस्ता और टिकाऊ तरीका अपने कस्टमर को पहुंचने का है एसएमएस। नेक्स्ट, ऑफ कोर्स, अगर इंटरेक्शन की बात करें, एक जमाना था जब 1997 में, मुझे याद है, जब मोबाइल फोन रिलीज हुए थे, 17 मिनट इनकमिंग कॉल के पैसे देने होते थे, 20 मिनट आउटगोइंग कॉल पर मिनट के पैसे देने होते थे। नाउ विद द जब इतना सस्ता हो गया है मोबाइल कम्युनिकेशन, तो इसका फायदा क्यों ना उठाया जाए। सारी कंपनियां बस उसी जद्दोजहद में लगी हैं। दैट इज द रीजन वाई ये जो भूख है इनकी, कि जितने ज्यादा मोबाइल नंबर बटोर सकें उतने ज्यादा मोबाइल नंबर बटोरे। क्योंकि जब ये मार्केटिंग करते हैं मोबाइल टेलीफोनी से, तो खर्चा कुछ ना के बराबर है। खर्चा ना कविता, के बराबर है, लेकिन ये जो आपकी सुविधा है वो लोगों पर भारी पड़ती है बहुत अच्छे से। रेखा मैम, क्या कहेंगी? यहाँ पर कितने सारे केसेस आए हैं जहाँ पर डेटा का गलत इस्तेमाल होता है, क्योंकि अब नंबर तो लोग दे देते हैं, अनजाने में देते हैं, उनको पता भी नहीं है कि उनके डेटा का हो क्या रहा है। और हालांकि यहाँ पर नियम काफी सख्त है कि आपको नंबर्स जो हैं वो डिलीट करने होंगे, आप डेटा का इस्तेमाल कहीं और नहीं कर सकते हैं। लेकिन कितने सारे दुकानदार होंगे, लोग होंगे जो इसका पालन भी करते होंगे? मैम, इसके अंदर दो चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कविता जी कि पहली बात तो अगर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अगर बात करें, तो 1986 में जो कानून बना था, फिर 2019 के अंदर इसके अंदर संशोधन भी हुआ था। उसके अंदर जो एक चीज जो सर्वोपरि है वो ये है कि कंज्यूमर वो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है जो पूरी चेन के अंदर है। जो व्यापार की जो चेन है उसके अंदर कंज्यूमर इज द किंग, और उसको जो है वैल्यू फॉर गुड्स
एंड सर्विसेज मिलनी चाहिए। यानी कि अगर वो पैसा खर्च के कोई भी चीज को सामान को खरीदता है या कोई सेवाओं को खरीदता है तो उसको जो है पूर्ण अपनी सेटिस्फैक्शन तक उसको वैल्यू मिलनी चाहिए। तो उसी के अंदर इंक्लूड होता है कि उसका जो टेलीफोन नंबर जो है जो अगर वो देता है और अगर दुकानदार मांगता है उसको तो उसको भी प्रोटेक्ट करने का जो एक अधिकार है, उसकी जो अधिकार है वो दुकानदार या सेल्समैन या जो सप्लायर है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है। और 2017 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट किया है, रिकग्नाइज किया है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स हर इंडियन सिटीजन को मिले हुए हैं, उसके अंदर एक जो राइट टू प्राइवेसी ये भी बहुत बड़ा अधिकार है। तो अगर उस राइट टू प्राइवेसी का कोई भी तरीके से उल्लंघन होता है तो ये उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा, जिसके लिए वो कोर्ट जाके अपने जो अधिकारों को वो क्लेम कर सकता है। तो दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए, कंज्यूमर एक तरफ से हम मानते हैं कि उसके बिना व्यापार नहीं चलेगा, बट एट द सेम टाइम जो अगर मैन्युफैक्चरर या सप्लायर नहीं होगा तो भी जो कंज्यूमर है उसके पास भी कोई चीज खरीदने के लिए या सेवाएं नहीं होगी। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है और उस डिपेंडेंसी को दोनों को रिस्पेक्ट करना है। अब जो कंज्यूमर है उसको भी रिस्पेक्ट करना है कि हाँ मैं सामान किससे खरीदता हूँ, कौन मैन्युफैक्चरर है, कौन सप्लायर है, कौन ट्रेडर है, और उसी तरीके से ऑपोजिट साइड को भी इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और अगर उस व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए या कंज्यूमर के हित के लिए ही अगर कोई डेटा उससे लिया जाता है, जैसे कि ज्यादा करते उसका टेलीफोन नंबर और ईमेल नंबर लिया जाता है, एड्रेस लिया जाता है, तो उसका एक पर्पस होता है कि जैसे मनीष जी ने भी कहा कि वो एक बिना कुछ खर्चा करे उसका यूज करके अपना एक डाटाबेस बना लेते हैं, परंतु वो मिसयूज नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज एक जो जहां पर साइबर क्राइम इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो एक आपका टेलीफोन नंबर या ईमेल ही अगर किसी के पास पहुंच जाता है तो जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं, जो साइबर हैकर्स हैं, वो आपका जो पर्सनल डेटा है उसके पास बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। तो इन दोनों चीजों के अंदर बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे देश के अंदर ये बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से नहीं करा जा रहा है, और एक जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही बेसिक लेवल के ऊपर जो सेल्समैन होता है, जो कैशियर होता है, वो टाइप करते करते बताइए जी आपका टेलीफोन नंबर क्या, व्हाट इज योर टेलीफोन नंबर, व्हाट इज योर ईमेल एड्रेस, वो इस तरह की चीजें या फॉर्म आपसे भरवा लेते हैं। उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट, मुकेश, आपसे ये समझना होगा कि बहुत सारी खबरें आती हैं कि डेटा ब्रीच हो गया, यहाँ पर आपकी डेटा को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया है, और कहीं ना कहीं हमने देखा है कि बहुत संख्या में, हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में उनके पास डेटाबेस होता है जो कि कॉम्प्रोमाइज़ होता है जब भी किसी भी तरह का हैक रिपोर्ट हो। अब नियम तो ये कहता है कि इनको कुछ सालों तक वो डेटा डिलीट कर देना होता है, बट आई एम नॉट श्योर कि अगर वाकई इसका पालन किया जाता है या नहीं किया जाता। और 3 साल तो बहुत लंबा समय है मुकेश। अगर बीच में ही कोई हैक हो गया आपके साथ या आपके संस्था पर या आपकी शॉप पर, ब्रांड पर, कहीं पर भी, तो डेटा तो गया आपका, आपकी प्राइवेसी तो पूरी तरह चली गई। करेक्ट। सो बेसिकली अगर मैं बेसिकली इंडिया की हम बात कर रहे हैं तो इंडिया में सिस्टम यहाँ पे ये है कि मोस्टली कंपनीज को ये लगता है कि साइबर सिक्योरिटी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है, और साइबर सिक्योरिटी के लिए हमें क्यों पे करना है, क्योंकि इससे कोई रेवेन्यू जनरेशन तो हमारा होता नहीं है, तो एक अननेसेसरी एक्स्ट्रा कॉस्ट है। और ये हमें घरों से शुरू हो जाता है। अगर हम लैपटॉप भी परचेज करते हैं तो विंडोज डे 1 से ही पायरेटेड होता है उसमें, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी पायरेटेड होता है, ठीक है। अदरवाइज ये अगर आप अपना हैबिट डेवलप करोगे, इसकी इंपॉर्टेंस लॉन्गर रन के लिए अच्छी होती है, बट किसी को समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या मेरा इंपॉर्टेंट डेटा है जो कोई चुरा लेगा, और ऐसा उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये माइंडसेट इंडियन कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में, चाहे वो एसएमई हो, इनफैक्ट लार्ज कैप कंपनीज में भी काफी हद तक ये होता है कि बजट को कट डाउन करते रहते हैं। लार्ज कैप कंपनीज के पास में रीजनेबली बजट होता है, बट उसे कट डाउन करते हैं वो। सो एक पार्ट तो ये, दूसरा पार्ट ये कि साइबर सिक्योरिटी की कंप्लायंस इतनी इफेक्टिवली होती नहीं है इंडिया में। होता क्या है कि अगर साइबर सिक्योरिटी का कोई ऑडिट का सर्टिफिकेट चाहिए तो सर्टिफिकेट को बाय किया जाता है, ना कि सर्टिफिकेशन की पॉलिसीज के हिसाब से उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन किया जाता है। आप पे करो, पे करके आपको सर्टिफिकेशन आ गया, अब आप सर्टिफाइड हो ना। सर्टिफाइड तो हो, बट जो पॉलिसीज हैं जो इंप्लीमेंट होनी चाहिए थी, जिससे एक्चुअल में डेटा सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जाता, वो आपने इंप्लीमेंट ही नहीं किया।
ये जो लैप्सेस हैं हमारे सिस्टम में, जो हमारे डेवलप हो रखा है हमारे सिस्टम में, उसको ओवरकम करते करते, उसको रेक्टिफाई करते करते ऑलमोस्ट एक डेकेड का समय लग जाएगा अभी। और क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम सिस्टम, इट इज लाइक कि माइंडसेट डेवलप नहीं है लोगों का। अब यहाँ पे अगर आप मूवी थिएटर जा रहे हैं, सिनेमा हॉल जा रहे हैं, सिनेमा हॉल में आपने कुछ इंटरवल में या ब्रेक में कुछ परचेज किया, पॉपकॉर्न्स परचेज किए, और आप उससे जब बिल के लिए बोलते हैं तो वो बिल के लिए पूछेगा आपका मोबाइल नंबर दे दो, आपके मोबाइल नंबर पे हम सेंड कर देंगे। अब डीपीडीपी एक्ट जो है वो कहता है कि आपके पास में कंसेंट होगा, आप अपना डेटा डिलीट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है डीपीडीपी एक्ट अगर इंप्लीमेंट हो जाएगा तो अगले 10 सालों में लोगों को समझ में आ जाएगा? ऑलमोस्ट 10 से 20 साल लग जाएंगे समझते समझते कि डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी की इंपॉर्टेंस बहुत क्या दूर है की बात है और इस एक्शंस मुकेश, कैसे होने समझना तो चाहिए। बहुत दूर की बात है, बात ही नहीं होती है डीपीडीपी एक्ट के बारे में। यहाँ पर जितने आम तरीके से हम बाकी चीज़ों की बातचीत करते हैं, सबको स्कैम्स के बारे में पता होता है, सबको ये पता है कि सिस्टम हैक हो गया, बाकी सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं, लेकिन डीपीडीपी एक्ट क्या कहता है और आपकी क्या हक की बात है उसके बारे में जानकारी कम होती है। अरविंद, आपके पास आएंगे और मैं चाहती हूँ कि मुकेश ने जो यहाँ पे तर्क रखा है उसी को आप आगे भी ले जाइए। देखिए, बहुत कॉम्प्लेक्स है पूरा सिस्टम यहाँ पर। हालांकि हमारे पास नीति है, हमारे पास नियम है, हमारे पास कानून है, लेकिन उसको लेके जागरूकता नहीं है। और उसी के नीचे हम देख रहे हैं कि गोरख धंधा भी चलता रहता है, धड़ल्ले से स्कैम्स भी होते रहते हैं और आपकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज भी हो जाती है। वैसे प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ अब बची नहीं है, बिकॉज अगर आप दुकानदारों को अपना फ़ोन नंबर नहीं दे रहे हैं तो बाकी आपने सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस रखी हुई है, सोशल मीडिया अकाउंट्स को आपने लिंक कर रखा है तमाम फ़ोन नंबर्स के साथ और बाकी चीज़ों के साथ, तो प्राइवेसी एज सच कुछ बची नहीं है। लेकिन अब जो एक्ट कहता है कि अगर उपभोक्ता ग्राहक मना करे तो फिर आप उसके नंबर्स नहीं ले सकते, जोर से भी आपको उनसे नंबर्स नहीं पूछने, ताकि क्योंकि प्राइवेसी का मामला है, उनका निजी डेटा है, तो आपको जो है आराम से पूछना होगा। अब ये हाइजीन की एक बात होती है, हो सकता है बड़े रिटेलर्स और बड़े नाम जो है इसको फॉलो करते हो, लेकिन छोटे मोटे दुकानदार इसको फॉलो नहीं करते हैं। और नंबर तो आजकल हर कोई लेता है। अच्छा, नंबर लेने के बाद एक और चीज है, बिल के नाम पे नंबर लेते हैं लेकिन तमाम तरह के एड्स चिपका देते हैं। उन एड्स को आप अनसब्सक्राइब करते करते थक जाओगे, स्टॉप लिखते लिखते थक जाओगे, लेकिन उनका आना बंद नहीं होता, वो लगातार आते रहते हैं। तो मतलब इसी बात से समझ में आता है ना कि वो फॉलो ही नहीं हो रहे जो नियम उन्होंने ही बना के रखे हुए। अरविंद? कविता, मोस्टली जो रिटेल चेन्स हैं इस सेक्टर में, ई कॉमर्स में, वो इंटरनेशनल फोरम पे भी अपनी चेन्स मेंटेन करती हैं। यूरोपियन लॉज, इंडियन लॉज, यूएस लॉज, दे आर ऑल सपोज टू कंप्लाई टू दीज लॉज। बट इंडिया जैसे कंट्री में जहां पर 140 करोड़ की जनता है और इतने आउटलेट्स हैं, ग्राउंड लेवल रियलिटीज बहुत डिफरेंट हैं, बहुत डिफरेंट है। और इस स्टेज पर जहां पर अब इंडियन गवर्नमेंट की जो स्ट्रिक्ट पॉलिसी है इन टर्म्स ऑफ डीपीडीपी एक्ट 2023, उसके रियलाइजेशन में टाइम लगेगा, क्योंकि उसके अभी भी बाई लॉज ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होने बाकी हैं। लाइक डीपीडीपीए 2023 आपको कहता है कि आपका जो फोन नंबर है वो आधार से भी ज्यादा स्ट्रांग है, बिकॉज ये आपके बैंक, ये आपके वॉलेट, आपके आइडेंटिटी तीनों से कनेक्टेड है। अगर ये कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो आपकी बहुत सारी कार्ड डिटेल्स, आपकी पर्सनल डिटेल्स हैकर्स के हाथ में आ सकती हैं। तो आपका फोन नंबर एक बहुत ही क्रिटिकल पर्सनल डेटा है। इसमें सबसे ज्यादा जो एक चीज आती है इवन फॉर कंज्यूमर्स, कि वो अपना जो भी पर्सनल फोन नंबर है जो कि बैंकिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, वो सेपरेट रखें, और जिस पर्टिकुलर फोन नंबर से वो पेमेंट करते हैं वो सेपरेट रखा जा सकता है। बट दे आर ऑल लिंक्ड राइट नाउ, तो ये भी मुश्किल हो जाता है। अब डीपीडीपी एक्ट में आपका जो मोबाइल नंबर है, दैट इज योर पर्सनल डेटा, और आप जब किसी को अपना फोन नंबर दे रहे हैं तो दोज रिटेलर्स मस्ट गेट अ क्लियर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट। लेकिन होता क्या है,
कि जो आपसे अगर कंसेंट फॉर्म साइन भी किया जाता है कोई भी स्पेसिफिक या लॉफुल पर्पस के लिए, वहां पर जो कंसेंट फॉर्म होता है वो इतना छोटा और कहीं रिमोट में लिखा होता है कि जनरल अवेयरनेस नहीं होती, कंज्यूमर अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। रिटेल कंपनीज जैसे मुकेश जी ने कहा कि सिर्फ सर्टिफिकेशन है, बाई आउट किया जाता है। अब इंडियन गवर्नमेंट स्पेशली सर्ट और मीटी की गाइडलाइंस जो हैं, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट इसकी कंप्लायंसेस की हैं और ये फॉलो भी हो रही हैं, लेकिन इसका कंज्यूमर मार्केट में एट द रिटेल आउटलेट्स अभी रियलाइजेशन जो है वो अभी भी होना बाकी है, एंड इट विल टेक टाइम। वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। रेखा मैम, यहाँ पर हमें समझना है कि डीबीटीपी एक्ट का स्वरूप भी काफी रिफाइन किया जा रहा है और ये लगातार एक प्रोसेस है ना? अब इसको इसका अल्टीमेट स्वरूप हम क्या चाहते हैं और हम कहाँ तक पहुंचे हैं इसमें? बहुत खुशी की बात है, मैं तो कहूंगी कि भारत ने हमारे एक स्पेसिफिक लॉज बनाई, जबकि यूरोप के अंदर तो एक जनरल लॉ है यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं, पर हमारे देश के अंदर स्पेसिफिक लॉज हैं। और ये जो डेटा प्रोटेक्शन लॉज है इनको और रिफाइन होना पड़ेगा। इसके जो 7 प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि अकाउंटेबिलिटी है, लॉफुलनेस है, फेयरनेस है, लिमिटेशन है, इम्प्लाइड कंसेंट नहीं होनी चाहिए, स्पेसिफिक कंसेंट होनी चाहिए, और अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है या वो अपने राइट्स को किसी और को ट्रांसफर करना चाहता है या अगर उसका टेलीफोन नंबर चेंज हो जाता है तो या वो कोई चीज को डिलीट करना चाहता है, ये सारे के सारे अधिकार जो हैं ये कंज्यूमर को मिलने चाहिए। और जो भी व्यक्ति या जो भी सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, शॉपकीपर अगर किसी भी व्यक्ति से अपने डेटा को शेयर करने के लिए बिना उसकी कंसेंट के ये सब इंफॉर्मेशन लेता है, तो सबसे पहले तो वो इलीगल है। वो कंसेंट जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से ली जानी चाहिए। कंज्यूमर को ये बताया जाना चाहिए कि देखिए, ये आपको देना जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल की जो चॉइस है ये कंज्यूमर के पास होनी चाहिए। साथ साथ ये जो डेटा जो अगर अल्टीमेटली जब कोई लिया जाता है तो उसके टाइम लिमिट को तय कर दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि वो इटर्निटी का जीवन भर के लिए वो जो है वो एक बार जो फीड हो गया वो इंफॉर्मेशन मिसयूज हो। तो पहले हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट था जिसके तहत एक्शन हो सकता था। अब डेटा प्रोटेक्शन लॉज के डीपीटीपीटी के थ्रू एक्शन हो सकता है। और यहाँ पर मैं एक और आपके जो व्यूअर्स है उनके लिए एक बात के बारे में बताना चाहूंगी, वो है सीसीपीए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो हमारे 2019 के कानून के तहत ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है। वो इसके बारे में सो मोटो यानी कि अपने आप भी संज्ञान ले सकती है अगर उनके नॉलेज में कोई भी ऐसी चीज आती है कि कंज्यूमर्स के जो हित है वो कहीं पर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो जो इसका अल्टीमेट जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि देखिए, समय के साथ साथ चलना पड़ेगा। हम ये भी नहीं कह सकते कि कुछ स्टैटिक होके रहना है। अगर पानी अगर चलेगा नहीं तो उसके ऊपर काई जम जाएगी। और हमें एक विकसित देश होने के लिए, और जब हमारे प्रधानमंत्री एक डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो उन सारे प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए हमको ये भी देखना है कि कंज्यूमर इंटरेस्ट जो है वो कहीं पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, जो व्यापारी है उसका इंटरेस्ट भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। दोनों को पैरेलल जो है वो चलना पड़ेगा और किसी का भी जो इंटरेस्ट है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। सभी स्टेक होल्डर्स को यहाँ पर उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखना होगा। लेकिन मनीष, मुझे ये बताइए कि बतौर एसोसिएशन भी अगर मैं समझना चाहूँ तो किस तरह से सुनिश्चित किया गया है कि जो भी रिटेलर है या जो भी जुड़ा हुआ है आपके साथ, वो अपनी सुरक्षा, साइबर सुरक्षा को लेकर किस तरह कदम उठा रहे हैं, किस तरह से हायरिंग हो रही है लोगों की एक्सपर्ट्स के तौर पर, जो लोगों के डेटा को प्रोटेक्टेड रखें और ये भी इंश्योर करे कि किसी भी तरह की हैकिंग या किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज एटलीस्ट आपके ग्राहकों को ना फेस करना पड़े। बड़े अफसोस की बात है कविता कि इस पॉइंट में, इस मुद्दे को लेके कोई कंपनीज के अंदर ऐसी कोई इच्छा नहीं है। डेटा आज इतनी फ्रीली अवेलेबल है कि उसका मिसयूज हो भी रहा है। आए दिन हम सुनते हैं, मेरे खुद के बड़े क्लोज फ्रेंड के साथ साइबर फ्रॉड हुआ था करीब 1.5 साल पहले।
उन्होंने FIR लिखवाई, पैसे वापस नहीं मिले अभी तक। तो मेरा सरकार से एक सवाल ये है कि जैसे अभी मेरे से पहले जो स्पीकर थी उन्होंने इस बात को रेज किया है, हमारी लॉस को इम्प्लीमेंट करने में हम लोग इतने ढीले क्यों पड़ जाते हैं। सरकार ने बोला कि आप एक ऐप डाउनलोड कीजिए, TRAI की DND ऐप, ठीक है, हम सबके पास है, हमने उसमें अपना नंबर रजिस्टर करा रखा है, और ये ऐप तो अभी आई है। कई साल पहले मैं समझता हूँ 10 साल पहले सरकार ने बोला था कि आप इस नंबर को डायल की SMS भेजिए DND, और आपके नंबर पे कोई डिस्टर्ब आपको नहीं करेगा। उसका कुछ नहीं हुआ। हम सबके पास व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप भले ही एक इंटरनेशनल कंपनी हो, व्हाट्सएप में जब आपके पास स्पैम मैसेजेस आते हैं, आपके पास दो ऑप्शन होती है, ब्लॉक एंड रिपोर्ट। और जब आप ये करते हैं तो यकीन मानिए हम सभी व्हाट्सएप पे हैं, व्हाट्सएप पे हमको इतनी तकलीफ नहीं होती है। अब ये जो हमारा नंबर फ्रीली अवेलेबल है, हमारा ये डेटा फ्रीली अवेलेबल है और कौड़ियों के भाव बिकता है। आप पता है कितनी कंपनीज जो, और एक तो कुछ कंपनीज है जिनका काम ही ये है कि डेटा हार्वेस्टिंग करना, बाकी अगर कोई एस्टैब्लिश कंपनी है और कोई और कंपनी बोलती है कि भाई आप हमें अपना डेटा दे दीजिए, वो कौड़ियों के भाव उसको दे देंगे एक दिन में। और मेरे साथ मेरे जितने स्पीकर्स हैं वो एग्री करेंगे, अगर मैं ये कहूं कि 10 से 12 फालतू की कॉल्स आती हैं और बिल्कुल इम्प्यूनिटी के साथ बेधड़क वो लोग कॉल करते हैं, बिना पूछे ये टाइम सही है आपसे बात करने का, सीधा कॉन्वर्सेशन शुरू कर देते हैं, और इतने मुस्तैदी से करते हैं और इतनी बेधड़क और बेशर्मी से करते हैं। कई तो जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं, जब वो आपको कॉल करेंगी, छूटते ही बोलेंगी आपकी क्वेरी आई थी सर। आई मीन दिस इज नॉनसेंस। मेरा दूसरा सवाल कंपनी से है। देखिए, मैं मार्केटिंग एक्सपर्ट हूं। नॉट ओनली डिड आई डू माई स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग इन माई MBA, मैंने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पढ़ाया है एज अ सब्जेक्ट इन NIFT दिल्ली, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इन 2004। 21 साल पहले मैं वहां विजिटिंग फैकल्टी था फॉर CRM। जो बोनाफाइड कंपनीज हैं, जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स हैं, उनको हम एक तरफ रखते हैं अभी, पर जो रिस्पेक्टेबल कंपनीज हैं, जो जो इसको जो इसको फॉलो नहीं कर रही हैं, उनको ये बताना जरूरी है कि आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि आप अपने ब्रांड को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सही बात है। आने आप वाले वक्त अपने में बिल्कुल, लिए और आने वाले वक्त में मेरे ख्याल से किसी भी ब्रांड के साथ आप डील करना चाहें, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये आपके विश्वास के बिल्कुल साथ इंटरफेयर भी करेगा, आपके कनेक्शंस को लेकर और आपके ट्रांजैक्शंस को लेकर। एक आखिरी सवाल मनीष आपसे पूछना चाहेंगे यहाँ पर। मुकेश, अब जब कोई दुकान पे जाए, भले कहीं पर भी जाए, नंबर सभी जगह मांगते हैं, क्या करना चाहिए? हाउ डू यू इंश्योर कि आप जो है ये डिटेल्स दे रहे हैं सतर्कता से दें या मना ही कर दें? बहुत सारी जगहों पर सहूलियत की भी एक बात होती है। देखिए, कई बार क्योंकि आपको हार्ड कॉपी बिल की नहीं चाहिए होती तो आप ऑनलाइन मंगा देते हैं। कई लोगों को उसको प्रूफ्स के तौर पे कहीं दिखाना भी होता है। तो ऐसे में अगर आप पूरी तरह से इस नियम से नहीं छूट सकते तो कैसे इंश्योर करें कि आपका डेटा जो है सुरक्षित है? मुकेश जी, तो सबसे पहले तो ये एक ट्रिक गेम है बेसिकली, जो आपको ई बिल सेंड करते हैं, आपके मोबाइल फोन पे आ जाएगा कि एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं हम, है ना, हमें पेपर प्रिंट नहीं करना। तो सामने वाले यूजर को ही गिल्ट में डाल देते हैं कि अगर आपने मोबाइल नंबर नहीं दिया तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को जो डैमेज या लॉस। तो ये जो गिल्ट गेम है, अब इसके से जो सेंसिबल इंसान होगा वो भी सोचेगा नहीं, सेंस और प्राइवेसी अपनी जगह है, बट एनवायरनमेंट को तो मुझे बचाना है। तो ये एक सोशल इंजीनियरिंग ट्रिक है जिसको यूज करते हैं ताकि आप इतना स्मार्टली बोल लो और कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं करे और कोई ऑफेंड भी नहीं हो, है ना। एक तो ये। सेकंड पार्ट ये कि जब आपको बिल, अल्टीमेटली आपको बिल चाहिए, बिल की रिक्वायरमेंट है नहीं है वो बात एक अलग है, बट अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आपको बिल डिमांड करना होगा, नहीं करना होगा तो आपको उनकी कंप्लेंट तो करनी पड़ेगी। देखो, हर कोई कंप्लेंट नहीं कर पाता है। अगर कोई लेटर से, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मूवी देखने जा रहा है, तो मूवी देखने जाएगा, वो अपना मूवी का जो एंजॉयमेंट है उसको खराब नहीं करेगा, वो कंप्लेंट के लिए नहीं जाएगा।
बट मे बी यस आउट ऑफ 100 2 या 3 लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि यस हमें कंप्लेंट करनी है और आपके खिलाफ हमें कंप्लेंट करेंगे। सो अगर थोड़ा सा ये शुरू होता है या फिर कोई अगर फाइनली कोर्ट जाना चाहे, क्योंकि कोर्ट हर कोई नहीं जाता, हर कोई अवॉइड करना चाहता है कि कौन कोर्ट के चक्कर कटेगा और कोर्ट में पता नहीं केस कब डिस्पोजल होगा और इतने टाइम तक, तो इसलिए अल्टीमेटली सबको इजी तरीका यही लगता है कि चलो अपना मोबाइल नंबर दे दो। प्रॉपर जो सॉल्यूशन आना है वो अभी आना बहुत मुश्किल है। ये डीपीडीपी, अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि डीपीडीपी खुद ही नहीं आ पाया सही से। 2023 में बिल पास हुआ, 2025 आ गया, वो भी 25 भी एंड वाला है। तो डीपीडीपी की सिर्फ बातें चल रही है और डीपीडीपी एग्जीक्यूट कब होगा और कितना इफेक्टिवली होगा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो डिजिटल भारत का सपना जो देख रहे हैं या साइबर सिक्योरिटी या साइबर सिक्योर्ड भारत का भी सपना देखेंगे, बट जो टीम मेंबर्स हैं उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इंप्लीमेंट करने के लिए आपका इंडियन आईटी एक्ट 2008 में अमेंड हुआ था, 2025 आ गया। एआई जैसी टेक्नोलॉजीज हैं, क्रिप्टो करेंसीज जैसी टेक्नोलॉजीज हैं, मेटावर्स जैसी टेक्नोलॉजीज हैं, इतना कुछ नया आ गया है और हमारा आईटी एक्ट जो है वो इतना आउटडेटेड है कि अगर आप थ्रेट मैसेज भी सेंड करता है तो आईटी एक्ट में कवर ही नहीं होता। बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पर बहुत सारे लूपहोल्स हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है और इस तरह की चर्चा मेरे ख्याल से लगातार चलती ही रहेगी। लेकिन फिलहाल आप सभी का धन्यवाद, मेरा समय समाप्त हुआ। आप जुड़े और इस मुद्दे पर बातचीत की, दर्शकों को आगाह किया और बताया कैसे सतर्कता से आगे बढ़ना चाहिए इस पूरे मामले में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आज के इस एपिसोड में मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।